नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके चरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। धन्यवाद अवनीश जी। और आज के इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि सभी को पता है, हम लोगों ने 24 को बालिका दिवस मनाया है और 24 से 26 जनवरी तक इस बालिका दिवस का कार्यक्रम जगह जगह संचालित हो रहा है। तो आरोग्य भारती काशी प्रांत ने भी इस विषय पर आज एक वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका विषय है राष्ट्र निर्माण में स्वस्थ एवं स्वावलंबी बालिकाओं का योगदान। बेटी है तो कल है, हम सभी बेटियों के महत्व को तो जानते ही हैं। तो इस विषय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मीनाक्षी जी को, जो कि सह सचिव है आरोग्य भारती काशी प्रांत की। आप आए और इस विषय के बारे में थोड़ा सा विस्तृत विवरण दें। धन्यवाद अंजना जी। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी लोग अवगत हैं कि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है और इस परंपरा की शुरुआत बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में ही की थी और भारत सरकार उसके बाद से इस दिन को बहुत ही विशेष तरीके से मनाने पर फोकस करती रही है और इस वर्ष ये 24 से 26 जनवरी तक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और हमारी आरोग्य भारती में महिला एवं किशोरी विकास प्रमुख आयाम के रूप में हम लोग इसको देखते हैं और पूरे देश में आरोग्य भारती जिस तरह से महिलाओं के बीच में, किशोरियों के बीच में जा जाकर उनको सशक्त करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए इस पर चर्चा होते रहना और इस पर ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं के बीच में जाकर उनको जागरूक करना हमारा दायित्व बनता है। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम की संकल्पना की गई कि हम बच्चियों के बीच में इस विषय पर चर्चा करें। और हम सभी अवगत हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी 2015 में हुई थी और देश में बेटियों को लेकर जिस तरीके से एक परंपरा है, अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चूंकि आरोग्य भारती प्रिवेंटिव अप्रोच पे काम करता है, तो हमारा दायित्व तो और भी बढ़ जाता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक परंपरा शुरू से रही है कि कहीं ना कहीं बच्चियां जो हैं घर की या हमारी किशोरियां कहीं ना कहीं इग्नोर होती हैं और उसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि उनको अपने स्वास्थ्य के विषय में जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है कि उनको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान अगर वो नहीं रखती हैं तो उसका क्या प्रभाव आने वाले जीवन में पड़ता है। और अगर आप मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में दो मिनट बताना चाहूंगी कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट 2011 में आई थी और उसमें ऐसा देखा गया कि तकरीबन 47% लड़कियां जो हैं वो मैल नरिश्ड पाई गई और अभी भी कमोवेश उस टाइम की रिपोर्ट में ये बहुत हाईएस्ट था, ये डेटा मतलब बहुत बड़ी संख्या में था। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग उस पर बहुत ही सघनता से, गहन रूप से किशोरियों के बीच में जा जाकर स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता और गोष्ठी ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज के कार्यक्रम का ये ताना बाना बुना गया है और मैं चाहूंगी कि हम जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हैं वो हमारे बीच में उपस्थित जो वक्तागण हैं उनको ध्यान से सुने, समझें और उनसे मार्गदर्शन जो मिलता है उसको अपने जीवन में जरूर अवतरित करें, उसको अपनाएं, तभी इस कार्यक्रम की सफलता तय होगी। और हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भी हैं
हमारे इंटरनेशनल एथलीट नीलू मिश्रा जी हैं, और एक प्रमुख वक्ता हमारे बीच में जो हमारे लिए गेस्ट हैं, चूंकि वो बाहर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, अंजलि देश पांडे जी, वो भी डॉक्टर हैं, तो उनसे भी हम लोग जानेंगे कि वो वहां पर किस तरीके से इस विषय पर कार्य कर रही हैं। और इसी के साथ मैं पुनः माइक देती हूँ अंजना जी के हाथों में। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इस विषय को बताया है। और अब इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्वागतीय उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर इंद्रनील बसु जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर बसु, आप प्लीज स्वागतीय उद्बोधन करें। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी आज हमारे बीच में हैं, उनके उद्बोधन हम सुनेंगे। और कई गणमान्य वक्ता हमारे बीच में हैं। इन सभी वक्ताओं के साथ डॉक्टर सुषमा रानी शर्मा जी भी हैं, जो भी हमारे एक मुख्य वक्ता रहेंगी। उनके विषय में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस विषय पर काफी दिनों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। आरोग्य भारती एक देश के सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रिवेंटिव हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है। 700 से ज्यादा जिलों में काम कर रही है और 18 लगभग इनके प्रांतों में काम कर रही है। उन्हीं में से हम लोग काशी प्रांत हैं, जिसके अंदर 21 जिले आते हैं। तो हमारा एक जो उद्देश्य है और देश के प्रति जो समर्पण है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग समाज के बीच में जाते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में जा करके उनके स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक कुरीतियों संबंधी उत्थान के प्रति जागरूकता प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है आरोग्य भारती का स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र। हमारे करीब 20 आयाम है जिनके अंतर्गत हम लोग ये सारे मोटो को क्रियान्वित करते हैं। उनमें से कुछ आयाम बालिका विकास से संबंधित है। जैसे हम लोग विद्यालय प्रबोधन ऑर्गेनाइज किया करते हैं, काफी सफल। हर महीने क्या दो हम लोग विद्यालयों में जाते हैं, वेबिनार्स के थ्रू जाते हैं और एक्चुअली भी जाते हैं, फिजिकली भी जाते हैं। और खास तौर पे जो महिला विद्यालय हैं या बालिका विद्यालय हैं, वहां पर हम लोग का विशेष फोकस रहता है, क्योंकि आज की किशोरियां कल की जननी है और देश व समाज के विकास की जिम्मेदारी उनके कंधों में इक्वली है, मर्दों के समान 50-50 है। हमारे देश में ये बहुत ही अच्छी बात है कि जनसंख्या की जो 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम है। तो यंग थिंकिंग फोर्स हमारे देश में काफी ज्यादा संख्या में है और इस यंग थिंकिंग फोर्स को मोटिवेट करके उनका स्वास्थ्य ठीक रख के उनको सही दिशा में ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और बालिकाओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि शिक्षा उनका बहुत बड़ा अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में सारी संस्थाएं, देश की सरकार व बाकी संस्थाएं काम करती हैं। ठीक उसी तरह अच्छा स्वास्थ्य भी उनका हक है और उनकी आवश्यकता है। अगर बालिका तन या मन से कमजोर होगी तो बेहतर राष्ट्र के निर्माण का स्तंभ कैसे बन पाएंगी। तो इन्हीं सब चीजों को खंगालने के लिए और बातचीत करने के लिए आज का वेबिनार है कि किस तरह किशोरियों का स्वस्थ रखना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। और स्वस्थ बालिकाएं और किशोरियां किस तरह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देश के अग्रिम स्तंभ के रूप में देश की प्रगति की ओर ले जाने के लिए मददगार हो सकती हैं। हमारे साथ कई बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम सुनने के बाद आपके मन में कुछ नई प्रेरणा आएगी और हम लोग आपसे भी हो सकता है, अगर समय मिला तो कुछ आपके विचार अंत में सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या अपेक्षा है समाज के प्रति, आप क्या करना चाहती हैं अगर समय मिले तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आयोजक मंडली में डॉक्टर मीनाक्षी जी और डॉक्टर अवनीश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर
जो कि परसों था, तो बालिका दिवस के अलावा ये बालिका सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज अंतिम दिन है उसका, तो इसका हम लोग एक पटाक्षेप करेंगे इस सप्ताह का आज के कार्यक्रम के द्वारा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ माइक्रोफोन वापस मीनाक्षी जी को दे रहा हूं। और मीनाक्षी जी, विपुल जी आए हैं? विपुल जी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, मीनाक्षी जी आप प्लीज टेक ओवर द माइक। और डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय भाई साहब जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, चीफ गेस्ट हैं, आप कृपया उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन करें। धन्यवाद डॉक्टर इंद्रनील बसु जी इस स्वागतीय उद्बोधन के लिए। काशी प्रांत में आरोग्य भारती के कार्य से हम सभी परिचित हैं और आप की जो ऊर्जा है उसने आरोग्य भारती काशी प्रांत को बहुत ही ऊंचे तक पहुंचाया है। बहुत सारे सामाजिक कार्य आपके सहयोग से हो रहे हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अवनीश जी को माइक दे रही हूँ। आप आए और माइक संभालें। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, ठीक है, आ रही है। कृपया कार्यक्रम को आगे आप संचालित करें डॉक्टर मीनाक्षी जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई। अब मैं इसके बाद हमारे मार्गदर्शक और हमारे संगठन के मुखिया अशोक भाई साहब को आमंत्रित करने से पहले सभी को उनके बारे में बताना चाहूंगी कि भाई साहब बहुत लंबे वक्त से प्रांत प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। और इनकी अगर शिक्षक योग्यता की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो भाई साहब ने बायोकेमिस्ट्री से एमएससी किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और उसके बाद उन्होंने प्रांत प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं आरएसएस के साथ जुड़कर देना शुरू किया। और लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों में, साथ ही झारखंड में एक लंबा समय उन्होंने दिया अपने आरएसएस के साथ जुड़कर। और 2012 में आपको यहाँ का दायित्व मिला नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आरोग्य भारती। और तब से आप लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहे हैं और देश के हर एक प्रांत में, हर एक विभाग, हर एक जिले में जा जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा का संचार करते रहते हैं, जिससे कि आज कार्यक्रम हमारा आरोग्य भारती के अगर हम ये बोले कि इसकी शाखाएं बहुत गहन रूप से बहुत दूर तक फैल चुकी हैं, और उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम सहजता से कर लेते हैं। तो भाई साहब, आपका मुख्य अतिथि के रूप में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपको। आपके भाई साहब अध्यक्षता कर रहे हैं, भाई साहब अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। ठीक है, राजकमल जी नहीं जुड़े ना? राजकमल जी अभी बागपत में जो आंदोलन हो रहा किसान लोगों का, वो किसान लोग दिल्ली से वापस आ रहे हैं। ये गुड न्यूज है कि दिल्ली से वापस आ रहे हैं, उसी में वो वापसी में वो लगे हुए हैं बागपत तक के। ठीक है, कोई बात नहीं। कार्यक्रम में उपस्थित काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, अतिथि वक्ता के रूप में विदर्भ प्रांत की सह सचिव डॉक्टर अंजलि देशपांडे जी, जो स्वयं में बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट वक्ता भी हैं, जानकार भी हैं। वास्तव में उनका सुनने के लिए ही ये वेबिनार एडजस्ट किया हमने। और नीलू मिश्रा जी स्वयं में एथलीट हैं, पिछले बार भी वो जुड़ी थी और बहुत अच्छे अनुभव उन्होंने शेयर किए थे। अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रतिभा यादव जी, वे पिछले बार सुनने का मौका मिला, शायद उनके विद्यालय की बालिकाएं भी हैं इसमें। हमारे दोनों सह सचिव, दोनों तीनों, मीनाक्षी जी, अवनीश जी, शायद मनीष जी भी होंगे, ऐसे अन्य सभी कार्यकर्ता बंधु भग्नीगण। आरोग्य भारती की एक मान्यता है कि अगर हम किसी एक पुरुष को मोटिवेट करते हैं तो वह अकेला एक व्यक्ति ही स्वस्थ होता है, लेकिन एक महिला को मोटिवेट करते हैं
तो पूरा एक परिवार स्वस्थ होता है। इसी को ध्यान में लेकर सन 2014 से जब राजकोट में आरोग्य भारती की अखिल भारतीय बैठक हुई थी, उस समय पहली बार महिलाओं की टोली को अलग से 1 घंटे का बैठने का मौका मिला और सबने कहा कि महिलाओं के क्षेत्र में अलग से प्रयास होना चाहिए। हम सबको भी लगा और तब से आरोग्य भारती के कार्य में महिलाओं का एक बड़ा काम चालू हो गया। इसकी उपयोगिता और सक्रियता को अगर ध्यान से देखें तो पूरे देश के लगभग अगर मैं कहूं तो 40 में से 30 प्रांतों में महिलाओं की अच्छी टोलियां हैं, 35 भी हो सकते हैं, और कुछ प्रांतों में तो जिला स्तर तक महिलाओं की टोली खड़ी है। कई जगह अच्छी टीमें भी हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रही है। फिर उनके साथ कुछ किशोरी विकास के कार्यक्रम, गर्भ संस्कार जैसे कार्यक्रम ये भी चलाए। स्वस्थ जीवन शैली, घरेलू उपचार, होम इमरजेंसीज, मेडिसिनल प्लांट, योग, ये है सभी के लिए, इनके लिए भी है। और इसलिए आरोग्य भारती में महिला कार्य और महिलाओं से जुड़े जितने विषय यह अच्छी सक्रियता के साथ में है और उनका लाभ भी संगठन को भी मिल रहा है। अगर मैं ये जानकारी दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हूं और मैं अभी यहाँ के 4 जिलों की एक बैठक लेके आया हूं, तो 60% महिलाएं थी उस बैठक में। और हमको ये जानकर के भी शायद खुशी होगी कि शहर के बाहर से अधिकांश महिलाएं ही यहाँ बैठक में, सिलेक्टेड महिलाओं को बुलाया, तो अच्छी सक्रियता है। सामाजिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो आज से 20-25 साल पहले राजस्थान का कुछ क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब का कुछ क्षेत्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, यह क्षेत्र ऐसे थे कि जहां लैंगिक अनुपात में बहुत अंतर था महिला और पुरुष में। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों के लगातार प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अभी यह अंतर बहुत कम हो गया है। इसमें बहुत अच्छी स्थिति बनी है, जो एक अच्छा संकेत है। राजनीतिक स्तर भी अलग स्तर पर भी अलग अलग लोगों ने विभाग शुरू किए हैं, सरकारों ने भी काम शुरू किए हैं। और यह बालिका दिवस भी महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो शुरू हुआ, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है। केवल संख्या बढ़ाना नहीं, तो उनकी योग्यता बढ़ाना, यह भी एक काम। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो निरंतर महिला और पुरुष के प्रतिशत में सुधार हो रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो ध्यान में आने लगा है कि पुरस्कार वितरण समारोह होता है तो बालिकाओं की संख्या ही अधिक दिखलाई पड़ती है। मुझे ध्यान है हमारे बांदा में विद्यालय स्वास्थ्य प्रबोधन कार्यक्रम था, पुरस्कार जीतने वाली 75% बालिकाएं थी। मैं भोपाल में था पिछले दिनों, वहां के उस समय के राज्यपाल श्रीमान लालजी टंडन, वे बालिकाओं को कुछ पुरस्कार दे रहे थे आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो ध्यान में आया कि 70% बालिकाओं को ही, विद्या छात्राओं को ही पुरस्कार मिले। तो लगता है कि छात्राओं की संख्या पुरुषों की तुलना में आगे बढ़ रही है, अच्छा संकेत है ये। इतना ही नहीं तो सभी क्षेत्रों में बराबरी पर है, फाइटर प्लेन हो, स्पेस हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सेवा के भाव हो। अभी कोरोना वायरस के में देखने को आया तो बराबर क्षेत्रों में बराबरी हो रही है। लेकिन और एक पहलू सोचने के लिए, ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को परिपूर्ण बनाया है, किसी में भी कोई भी कमी नहीं रखी। ईश्वर की हर एक रचना का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, वो महिला हो, पुरुष हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, हर एक के जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित किया है। और
हर एक की एक विशेषता भी है। मैं कई बार कहता हूं कि हर एक को अपनी अपनी विशेषताओं को पहचानना चाहिए, और कई बार पहचानते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बराबरी तो करें लेकिन अपनी विशेषता बनाकर दिखाएं। हम कॉम्पिटिटिव भाव से नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट्री भाव में कंपटीशन करें, तो हम देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री भाव है यह 1 और 1 2 नहीं बनाएगा, यह 1 और 1 11 बनाएगा। कॉम्पिटिटिव में तो +1 और -1 0 हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री भाव में 1 और 1 2 न होकर के 1 और 1 11 ही बनेगा। और इसीलिए छात्र हो या छात्रा, बालक हो या बालिका, पुरुष हो या महिला, उसको एक साथ चलने में ही सभी की भलाई है। एक पहलू और ध्यान में आता है, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में जहां लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, इंफॉर्मेशंस बढ़ गई हैं, वहीं और दुष्प्रभाव कितना तक हुआ है कि आज 70% लोग जीवन शैली से जुड़े हैं। इस जीवन शैली के प्रभाव में कुछ पहलुओं में पुरुषों में अधिक प्रभावी दिखाई पड़ते हैं और दूसरे पहलुओं में महिलाओं में कम इन जीवन शैली से जुड़े लोगों का दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ दूसरे प्रभावों में अधिक भी है, क्योंकि जो इमोशनल कोशेंट है, भावनात्मक गुणवत्ता है, यह महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कुछ ज्यादा होती है। पुरुषों में भी होती है, पर्याप्त होती है। पुरुष शायद कम व्यक्त करते होंगे, महिला व्यक्त करती है, और जिसके कारण से कई बार तनाव में भी कमी आ जाती है, बढ़ता भी है। ये EQ जो है, इमोशनल कोशेंट, इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक पुरुष थोड़ा कमजोर है तो समाज पर और आगे आने वाली संतति पर अपेक्षाकृत कंपैरेटिव कम दुष्प्रभाव पड़ेगा। महिला अगर ज्यादा कमजोर है तो आगे आने वाली संतति भी कमजोर पैदा होगी। केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, हर पहलू से, और उसका प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़ता है उसकी शिक्षा, उसकी गरीबी और बाद में उसके जीवन पर। और इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि प्रकृति आधारित स्वस्थ जीवन शैली यह अपनाना सभी के लिए लाभकारी है, करना चाहिए। इतना ही नहीं तो जिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता शरीर के बदलाव के समय होती है, उस समय उनको लेना, यह केवल तात्कालिक परिणाम नहीं छोड़ती तो भविष्य के लिए भी एक अच्छा परिणाम छोड़ती है। ऐसे बालिका दिवस के कार्यक्रम यह शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ एक भावनात्मक दृष्टि से हर विद्यार्थी को, विशेषकर बालिका को या प्रतिभागी को, यह मजबूत करते हैं। मुझे भी ध्यान में नहीं, नीलू जी बताएंगी कि नहीं बताएंगी। उन्होंने पिछले बार एक वेबिनार में बताया था, बहुत अच्छा प्रेरणादायी अनुभव बताया था अपने जीवन का। अगर वो इस बार बताएंगी तो सबको और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और इसलिए मैं इतना ही अभी कह सकता हूं कि प्रकृति आधारित स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, उचित आहार विहार, विरुद्ध आहार से दूर रहना, कोई एक पदार्थ अच्छा लगता है इसलिए उसको ही अधिक खाना, यह भी ठीक नहीं है।
केवल पश्चिम में लोग खाते इसलिए हम खाएं, यह भी ठीक नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री भाव से आगे बढ़ेंगे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक सुनने वाले समूह को और बाद में देखने वाले उस समूह को मोटिवेट कर सकते हैं। मुझे लगता है इस वेबिनार के प्रारंभ में मुझे उतना ही बोलना चाहिए। भारत माता की जय। अवनीश जी, अंजना जी को अनम्यूट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका मार्गदर्शन, आपका उद्बोधन, आपका प्रेरणा सदैव हम लोग के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहता है और हम लोग को एक नई ऊर्जा मिलती है। जी कर मैडम अपने आप को, अंजना मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ कर लिया। आवाज आ रही है? जी 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 मैम। अभी भाई साहब का उद्बोधन हम लोग सुन रहे थे। भाई साहब आरोग्य भारती की राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हैं और उन्होंने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की है। हमारे साथ बने रहेंगे और इनका उद्बोधन हमेशा ही प्रेरणादायी होता है। बालिका दिवस के बारे में हमारे पास कई सारी वक्ताएं आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो ये बालिका दिवस है उसको मनाने का जो उद्देश्य शुरू हुआ था उसका बस स्टार्टिंग में जो प्रयोजन था वो तो ये था कि बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। लेकिन अब धीरे धीरे आयाम बदले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, योग्यता, हर दृष्टिकोण से उनको सशक्त बनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो वक्ता हैं वो है डॉक्टर अंजलि देशपांडे जी। पहले हम इनकी बातें सुनेंगे। आप योग एवं पोषण विज्ञानी भी हैं और उसके साथ साथ आरोग्य भारती नागपुर की सह सचिव भी। इनका परिचय देने के लिए मैं आग्रह करती हूँ मीनाक्षी जी से, आप मैम का परिचय दें। थैंक यू अंजना जी। अवनीश जी, अंजलि जी को आप हाँ कर दिया है। अनम्यूट कर दें। जी, डॉक्टर अंजलि देशपांडे जी, जैसे कि अभी अंजना जी ने बताया, आरोग्य भारती नागपुर में भी इसी तरह से सक्रिय है और बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पर आप सह सचिव हैं और आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा उनका पोषण के विषय में रिसर्च है और ज्ञान है, तो हम लोग उनको सुनेंगे। और आज आप बालिकाओं के जो स्वास्थ्य का जो पहलू है कि एक स्वस्थ बालिका कैसे देश के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, अपने विकास में आगे बढ़ सकती है और स्वास्थ्य उसमें कैसे योगदान देता है, उसके बारे में आप बात करेंगे। अंजलि जी का बहुत बहुत स्वागत है आपके उद्बोधन के लिए। डॉक्टर अंजलि जी। नमस्कार। जी मैम नमस्कार, आवाज आ रही है? एक्चुअली मैम आप अनम्यूट करिएगा मैम अपने आप को, एक सेकेंड मैम अनम्यूट करिएगा फिर से। म्यूट हो गई थी। जी मैम। जी आप सुन रहे हैं सर? जी 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 मैम आवाज आ रही है। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय श्री अशोक जी वार्ष्णेय सर, आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष, अन्य सदस्यगण, सम्माननीय सदस्यगण, इस कार्यक्रम में जुड़ी सभी बालिकाएं, आरोग्य भारती का स्वास्थ्य यह सदैव मूलभूत चिंतन का विषय रहा है। हम हर समय हमारे स्वास्थ्य की, हमारे परिवार के स्वास्थ्य की, समाज के स्वास्थ्य की और राष्ट्र के स्वास्थ्य की चिंतन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो स्वास्थ्य का चिंतन जब हम करते हैं तो स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, इसका यह समझना आवश्यक है।
जरूरी है। हमारे शास्त्र में आचार्यों ने स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई है। तो स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, स्वास्थ्य उत्तम किसका है? तो एक श्लोक है, एक आचार्य ने बताया है कि समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे कि जिसके शरीर में त्रिदोष, वात पित्त कफ जैसे त्रिदोष, सप्त धातु और अग्नि यह सम्य अवस्था में है, साम्यक अवस्था में है, और उसके साथ साथ उसका मन और आत्मा भी प्रसन्न चित्त है, इंद्रियां भी प्रसन्न चित्त है, उसे हम स्वस्थ कहते हैं। तो जैसे स्वास्थ्य के अंतर्गत मन और आत्मा को भी उसका अंतर्भाव किया है। शरीर स्वस्थ तो होना ही है, पर आत्मा और मन इसका भी स्वास्थ्य रहना जरूरी है। WHO के अनुसार भी अभी इसका जो एक डेफिनेशन बताया है स्वस्थ व्यक्ति का, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ डिसीज। तो शरीर और मन इन दोनों का विचार स्वास्थ्य के अंतर्गत होता है। इस उत्तम स्वास्थ्य की हमें अर्जित करना है, तो इसके लिए अनेक साधन बताए, जैसे कि संतुलित भोजन है, पौष्टिक आहार है, नियमित व्यायाम है, शुद्ध जल, शुद्ध वायु और विवेकशीलता, स्वच्छता, नियमित संयमित जीवन, ऐसे अनेक साधन है कि जिससे हम हमारे स्वास्थ्य का उत्तम रख सकते हैं, स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। परंतु इन सभी इसमें संतुलित आहार जो है, संतुलित भोजन जो है, यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारा शरीर का पोषण करता है, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारा स्वास्थ्य, हमारा भोजन और हमारा आहार के बारे ठीक रख सकें। आहार का उद्देश्य केवल भूख शांत करना या केवल पेट भरना ऐसा नहीं है। जो हम भोजन करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का पोषण होता है। तो ये एक प्रकार का एक यज्ञ कर्म बतलाया। मराठी में एक ऐसा एक स्लोगन है कि उदरभरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। हमारे पेट में जो अन्न होता है वो पाचन करने के लिए जठराग्नि होता है। स्टमक में जो जूसेस होते हैं, सभी गैस्ट्रिक जूसेस, उससे बाइल, उससे सबका डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो ये जो उसे हम जठराग्नि बोलते हैं। तो यह जठराग्नि, पाचक अग्नि अन्न का पाचन करके शरीर को सारभूत रस उससे हमें मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, में हर प्राणी के देह में, शरीर में वास करता हूँ। किस स्वरूप में? वैश्वानर के, अग्नि के स्वरूप में। कौन सा अग्नि? यही पाचक अग्नि। प्राणापानम समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, प्राण और अपान से संयुक्त होकर मैं चतुर्विध अन्न का पाचन करता हूँ, ऐसा भी भगवान कहते हैं। तो यह इस अग्नि को हमें आहुति देनी है। इस अग्नि को तो हमें भोजन रूपी हम आहुति उसमें देते हैं। तो हमारा जो भोजन है वो कितना पवित्र होना चाहिए, वो किस तरह से पवित्र स्थान पर बनाना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ कर्म है, हम इसमें आहुति डाल रहे हैं। जितना हमारा संविधा हमारी है अच्छा है, उत्तम और उत्तम ऊर्जा उससे मिलेगी, और जितनी ऊर्जा हमें अच्छी मिलेगी उससे हमारे शरीर का पोषण अच्छा होगा, हमारा मन अच्छा होगा, हम सभी बीमारियों से दूर रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यह जो भोजन पवित्र स्थान पर बनाना चाहिए, पवित्र होकर खाना खाना चाहिए, जैसे स्नान करके खाना खाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये हमारे भोजन के प्रकार को जितने पवित्र समझकर हम इसे करते हैं, तो उससे हमारा शरीर का पोषण अच्छा होता है। भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, बासी भोजन
या फिर रुक्ष भोजन, या खाना जैसे बहुत तीखा खाना, बहुत खट्टा खाना, वो भी वर्जित है। सात्विक भोजन से, सात्विक अन्न से मन की पुष्टि होती है, मन की पुष्टि होती है और मन प्रसन्न रहता है। शास्त्र में बताया है कि आर्द्र पादस्थ भुंजित, हमें हाथ पैर धोकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हाथ पैर धोकर अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होता है। अभी कोविड के पैंडेमिक में आप सभी को पता है, उसका महत्व अभी सभी जान गए हैं, तो उससे इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए हमें भोजन भी पवित्रता से, स्वच्छता से लेना है। प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। अन्न ग्रहण करना भी प्रसन्न मन से करना चाहिए। टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते अगर हम खाना खाते हैं तो उसमें हमारा ध्यान कहीं और रहता है। उसके कारण जो भी हमारे ध्यान उधर इधर होने से जो अन्न का जो स्वाद है, कोई व्यंजन जो बनाए हैं वो कितना कैसा बना है, उसका रूप कितना अच्छा दिखता है, उसका स्मेल कैसा, गंध, तो ये रस रूप गंध इसका सभी का आस्वाद लेते लेते अगर हम भोजन का सेवन करेंगे तो उस भोजन से हमें बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, या उसका पाचन अच्छा होता है, उससे पोषण, उसमें जो कैलोरीज या न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसमें है वो बढ़ती है, ऐसा देखा गया है। ज्यादा भोजन नहीं करना, भोजन कितना करना वो भी बताया है शास्त्र। मात्रांशी हितांशी से आता, वितांशी से आता, मात्राबद्ध प्रमाण में भोजन करना है। बहुत ज्यादा भोजन करना भी अपने सेहत के लिए हानिकारक होता है। स्थूल मान से हम हमारे पेट के या स्टमक, जिसे स्टमक के 4 भाग की हम कल्पना करें तो उसमें 2 भाग यानी आधा अन्न, 1 भाग जल के लिए और 1 भाग वायु के लिए हमने रिक्त रखना चाहिए। उससे हमारे आहार का, हमारे भोजन का पाचन अच्छे से हो सकता है। इस प्रकार से यह जो हम छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर ध्यान देकर भोजन सेवन करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। भोजन के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, फिर भोजन करने के बाद छाछ पीना चाहिए। छोटे छोटे जो नियम है जो बताए हैं वो सभी अगर आप अच्छे से उसका पालन करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही एक उत्तम आपकी नींव स्वास्थ्य की बनी रहेगी। तो ये सब हमने एक सूक्ष्म रूप से अ, ये जो भोजन का, आहार का, इस प्रकार से हमने ये विचार किया है। अगर स्थूल रूप से हम अगर आहार का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं वो कैसे होता है। तो उसमें सभी प्रकार के अन्न घटक, जैसे कि कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये 3, और विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये अल्प मात्रा में हमें चाहिए हमें, तो इसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसा बोलते हैं। ये हमारे आहार के आवश्यक अन्न घटक है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने चाहिए, प्रोटीन्स कितना लेना चाहिए, इसका भी वर्गीकरण है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पूरे आहार के 50 to 60% कितना कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए। प्रोटीन्स कितना चाहिए, 20% प्रोटीन्स, और फैट्स भी 20% फैट्स, ऐसा इसका स्थूलतया वर्गीकरण किया गया है। विटामिन्स और मिनरल्स में विटामिन्स भी तरह तरह के हैं, जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, सभी प्रकार के विटामिन हमारे खाने में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, तो जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें क्या क्या चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स किसे बोलेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च, सभी प्रकार की शुगर कार्बोहाइड्रेट से, और बाकी सब सीरियल्स जो है, जो हमारे गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, मिलेट्स, सभी वो सभी हम जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स उससे हमें मिलते हैं। और वो कुछ सब्जियां हैं आदि से भी वो मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादातर ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से।
और वो हमें दिन भर में काम करने के लिए सहायक होती है, वही एनर्जी। प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स हमें 20% ऐसा प्रोटीन्स चाहिए। दूध और दुग्धजन्य पदार्थ, इसमें से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे कि और बाकी चीज, पनीर वगैरह, उसमें से वेज एनिमल प्रोटीन्स से बोल सकते हैं। और उसमें एग है, मीट, फिश, यहाँ से इन चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। वेजिटेबल सोर्स भी है प्रोटीन के, जिसमें नट्स हैं सभी प्रकार के, जैसे मूंगफली, पीनट्स, सभी बादाम, वो सभी सोयाबीन, कोकट, ये सभी जो पदार्थ है उनसे प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरीज, ऊर्जा कैलोरीज हमें मिलती है। प्रोटीन्स का जो मुख्य काम होता है वो होता है क्षतिपूर्ति करना। दिन भर में हमारे हम जो काम करते हैं उसमें जो भी क्षति होती रहती है हमारे शरीर की, जो क्षति हुई उसकी आपूर्ति करना। ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की बहुत जरूरी है। शरीर अपना बढ़ता है, जैसे कि अभी एडोलसेंस आप बच्चियां हो तो जैसे हाइट, अभी हाइट इतनी है, एकदम से एक आध साल बाद एकदम हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, सभी जो ऑर्गन्स है इसके भी अभी ग्रोथ चालू रहती है, ग्रोथ होना चालू होते हैं। तो इस स्टेज में आपको ज्यादा प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है, और ये प्रोटीन्स हमें हमारे सभी डाइट में से, जैसे नट्स में से वगैरह मिल सकते हैं। फैट्स जो है ज्यादा कैलोरीज देते हैं, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलती है। फैट्स भी एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स, जैसे 2 प्रकार के होते हैं। फैट्स तो हमें ज्यादातर ये जैसे ये फली है, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से मिलती है, या मिल्क और सभी डेयरी प्रोडक्ट से फैट्स मिलते हैं। पीनट्स है, बादाम है, मूंगफली है, तिल, सरसों का तेल, जिससे जिससे हम ऑयल सीड्स जो है उनसे फैट्स मिलते हैं। ये फैट्स जो है वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो इसमें घुल के उससे उसमें जो विटामिन सोल्यूबल होते हैं उनको हमारे शरीर को पहुंचाना और स्टोर करना हमारे शरीर में, ये भी उनका एक काम है। ये सभी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, इनका ये हमें ज्यादा होना चाहिए, इनका प्रमाण ज्यादा होना चाहिए आहार में। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए हैं, विटामिन और मिनरल्स, ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं, पर उनका होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये सभी जो हमारी पाचन की क्रियाएं हैं, हमारे जो अन्न शोषण की क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम्स जैसा काम करते हैं। सभी क्रियाएं सुचारू रूप से हो, इसमें ये विटामिन और मिनरल्स इनका काम होता है। इसलिए ये सभी विटामिन, जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए लेते हैं, विटामिन ए जो हमारे नेत्र ज्योति के लिए अच्छे हैं, आईसाइट के लिए अच्छे हैं, हमारे स्किन के लिए भी वो अच्छा रहता है, एंटीऑक्सीडेंट करके यानी एजिंग प्रोसेस को वो कम करता है, बुढ़ापा जो जल्दी आता है उसको रोकता है। ऐसा ये विटामिन ए, हमें पता है कि ये सभी जो कलरफुल ये है, जैसे कैरेट है, पपैया है, उसमें से हमें मिलता है। बाकी भी चीजें जैसे कि एग्स एग्स में, लिवर ऑयल में से विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी उसमें बहुत सारे आते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B3 और B12 तक आते हैं। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये अन्न के पाचन करने में और अन्न का एब्सॉर्प्शन यानी वो अन्न का शोषण करने के लिए सहायक होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है। एक तरह से हमारे जो खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, ज्यादातर गेहूँ का छिलका, चोकर जो बोलते, गेहूँ का चोकर और दूध और बाकी सब मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, पल्सेस आदि से हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलता है। विटामिन सी एक खट्टे फल जैसे कि आंवला है, नींबू है, संतरा है और बाकी लीफी वेजिटेबल्स, वहां से भी हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अभी कोविड केस में विटामिन सी का आपने बहुत बोलबाला सुना होगा, विटामिन सी, जिंक,
उसकी जो इम्यूनिटी एनहांस का इम्यूनिटी बढ़ाने वाली गोलियां सब लोग खा रहे थे, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो हमारे कैपिलरीज को ठीक रखता है। विटामिन सी भी इस प्रकार से वो हमें इन्फेक्शन से भी हमारा बचाव करता है। विटामिन डी जो है ये हमें नेचुरल सनलाइट से मिलता है। ये विटामिन डी कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी के बिना कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन नहीं होता। तो ये नेचुरल सनलाइट में हम सवेरे का जो सुबह की जो अच्छी जो धूप रहती है, उसमें थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए भी हमने वो सनलाइट अगर लिया तो वो विटामिन डी हमारे स्किन के नीचे तैयार होती है। और बाकी भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सभी दुग्धजन्य पदार्थों में विटामिन डी होता है। विटामिन ई, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। विटामिन ई भी एक वो ब्लड क्लॉट होने नहीं देता। तरह तरह के व्हीट ग्रेन्स में वगैरह और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई होता है। विटामिन के एक है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, वो भी हमें सभी सब्जियों में, फलों में मिलता है। ये सब विटामिन्स ये और मिनरल्स में भी हमें सबसे ज़रूरी पता है आयरन, लोह जिसे बोलते हैं। तो खून की कमी होती है, आयरन की अगर कमी हो गई तो खून कम हो जाता है। बच्चियों में, बालिकाओं में मासिक स्राव के दरमियान, मासिक ऋतुस्राव, उसमें ब्लड लॉस होता है, मेरे 50 ml ब्लड लॉस हर महीने में होता है। तो उससे उनमें लोह की कमी होती है। 70% बालिका ऐसी है कि जिनमें हमें एनीमिया पाया जाता है। तो ऐसी बालिकाओं को हमारे नित्य आहार में हम कौन सी चीजें लेनी चाहिए कि जिससे हमारा खून बढ़े, आयरन का कंटेंट में बढ़े। तो इसलिए आयरन का एक ये जरूरी है। कहाँ से मिलता है हमें, वो भी हमें ये जो सब्जियां हैं, सभी सब्जियां, डॉक्टर साहब इसको थोड़ा कंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। सभी सब्जियां, सभी ग्रेन्स, इसमें हमें आयरन मिलता है। गुड़ है, मूंगफली है और दूध, उसमें भी हमें लोह की मात्रा मिलती है। तो हमारा जो डाइट है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे सकस आहार जिसे बोलते हैं, बैलेंस डाइट, कि जिससे हमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। कैल्शियम भी एक मिनरल है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सभी मिनरल्स हैं और ये हमें हर तरह की सब्जियों में से, फलों में से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये हमारे डाइट का एक हिस्सा है और वो हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बाद पानी भी है। जैसे कि पानी हम पीते हैं, पानी भी तो एक जल ही जीवन है। वो भी तो एक आहार का ही भाग है, जिसे हम सेवन करते हैं पानी को। तो वो पानी भी हमें कितना लेना चाहिए? तो दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी लेना चाहिए। वो भी हमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी उसकी ज़रूरी होती है। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर अच्छा हो, नियमन, तापमान का नियमन करता है। तो पानी भी एक शरीर का 70% पानी से बना हुआ है। तो पानी भी अपनी सेहत के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार सभी ही डाइट में से हमें किस प्रकार से हम पोषण, अपने शरीर का पोषण और कितना न्यूट्रिशियस वो हमारा होना चाहिए, इसे हम ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आजकल जो जंक फूड मिलता है, फास्ट फूड होता है, वो डॉक्टर साहब रिक्वेस्टिंग टू कंक्लूड प्लीज। मैम एक्चुअली 7 बजे तक हम लोग को प्रोग्राम जो है फिनिश करना है, वाइंड अप करना है, फिर दूसरा प्रोग्राम भी है, तो इसलिए टाइम धन्यवाद सर। जी आप कंप्लीट मतलब कंक्लूड कर दीजिए जो आप आई थिंक आप कंक्लूड ही कर रहे थे। मैम।
समराइज कर दीजिए उसको, आप ब्रीफ में कर दीजिए जो भी आप बताना चाह रहे हैं मैम, ये कहने का मतलब है। अच्छा, तो इस प्रकार बालिकाओं का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहे तो यह बालिकाएं राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि उनमें सृजनशीलता है, नया निर्माण करने की शक्ति उनमें है, तो यह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। धन्यवाद। थैंक यू अंजलि जी। अंजलि देशपांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातों का कुल मिला के सार यही था कि आहार में नियमन और संयमन हमें रखना है। संतुलित आहार बहुत जरूरी है। और कार्यक्रम में जो हमारी मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है आवाज, आ रही जी। है। कार्यक्रम में हमारी अगली वक्ता हैं सुषमा रानी शर्मा जी, और इनका परिचय देने के लिए मैं आग्रह कर रही हूँ डॉक्टर इंद्रनील बसु जी से। धन्यवाद जना जी। अगली वक्ता हमारी हैं डॉक्टर सुषमा रानी शर्मा जी। सुषमा रानी शर्मा मूलतः जमशेदपुर झारखंड से हैं। उन्होंने MBBS और तत्पश्चात MD गायनेकोलॉजी मेडिकल कॉलेज पटना से किया एवं विगत 20 अधिक वर्षों से वो प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी हैं। माइनर यानी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मेडिकल कॉलेज पूना में। डॉक्टर सुषमा रानी जी हमारे सहपाठिनी भी हैं विद्यालय, और मैं जानता हूं कि ये किशोरी विकास एवं किशोरियों के स्वास्थ्य एवं राइट्स के लिए लड़ती रहती हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग पूना से मैम प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा मैम। ओके। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आरोग्य भारती के सभी वरिष्ठ गणों को मेरा प्रणाम। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर इंद्रनील बसु को विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करती हूँ उनका। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए अंजलि जी ने बहुत ही विस्तार में न्यूट्रिशन के बारे में बताया है। बालिकाएं जो हैं मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। प्रोफेशन से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। So what I see is lot of problems during pregnancy. और उसमें बहुत दुख की बात है कि अपना देश जो है एक बहुत easily preventable condition है अनीमिया नाम का, जिसमें hemoglobin की मात्रा कम हो जाती है। So we are among the leaders in the whole world where anemia in women is concerned. And anemia leads to such terrible consequences including मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि माता। जहां तक बालिकाओं का फिजिकल हेल्थ की बात होती है, मैं तो कहूंगी इसकी शुरुआत ना केवल बाल अवस्था में होती है, बल्कि इट स्टार्ट्स इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ। When the lady is carrying that fetus, that is where the actual nutrition and the health of that individual is established. So आप कहोगे, यहाँ सब बैठे हुए कहेंगे कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ के प्रति इतनी फोकस्ड हूँ। अगर आप इस बात पर गौर करें तो अगर एक गर्भवती महिला का स्वास्थ्य उत्तम हो
तो वो जिस शिशु, बालक या बालिका को जन्म देंगी वो जन्मतः स्वस्थ होगा। ना केवल यह, बल्कि जो महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं वो अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी ही। एंड यू नो, अ हेल्दी मदर makes a healthy child and a healthy family, and a healthy family makes a healthy society and a healthy nation. So anemia जो है बहुत आराम से प्रिवेंट हो सकता है, नैसर्गिक आहार से हो ही सकता है, और अपने देश में ये मिटाने के लिए हमने कई अभियान चलाए हैं। एक दो शब्दों में बताना चाहूंगी कि हमने इसका जो शुरुआत की है, हमने महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी प्रथा है एक, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने के उम्र के नहीं हुए हैं वो बालक इसमें जाते हैं। तो वहां जाके हमने इनका न्यूट्रिशन असेसमेंट किया है, एंड देन वी आर ट्राइंग टू improve the nutrition at that young an age. Now, to have a healthy pregnant woman, the reproductive health of the girl has to be good. और ये जो reproductive health शब्द है, somehow अपने सोसाइटी में, हमारे समाज में इस पे बहुत बात नहीं की जाती है, खुले तरह से कोई इस पे चर्चा नहीं करता. There are lots of social taboos on talking around things like menstruation, menstrual hygiene, what the girl should be doing. There are lots of myths and misconceptions, what she should not be doing. So I would like to bring everyone's attention to the importance of health of the adolescent girl. और adolescence का मतलब क्या होता है? साधारणतः उम्र के 10वें साल से लेके मैं कहूंगी 17-18 साल की जो छोटी लड़की होती है और जो परिवर्तित हो रही होती है एक युवती में, ये जो कुछ साल है ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें शारीरिक चेंजेस होते हैं, कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं. इसके प्रति किसी का ध्यान बहुत जाता नहीं है. सब उसे घर में बैठो, कम काम करो, खेलना कूदना बंद हो जाता है. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपनी तरफ से एज एन NGO, as a gynecologist, as responsible people of the society, हम ये सब करेक्ट कर सकते हैं. You know, a girl who is menstruating cannot do physical activity is one of the biggest misconceptions. Then menstrual hygiene, not talking about menstruation has led to so many problems in the girl child. What are the correct ways of dealing with one's own self during menstruation? So all that can be done by means of school health talks or encouraging dialogue between people. आज समय शायद कम रहेगा, नहीं तो I would have liked to speak less and I would have liked to ask the girls present here to ask many questions as a gynecologist. तो मैं अपना contact detail भी पहुंचा दूंगी. किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कुछ जानकारी चाहे, मुझसे इंडिविजुअली बात करना चाहे, they are most welcome. They are most welcome. At this point, I would like to talk about one more very important aspect of adolescent girl health, and that is absolutely neglected, and that is her mental health. हमारे आरोग्य भारती के विशिष्ट ने कहा शुरुआत में कि इमोशनल क्वोशंट जो है वो लेडीज का ज्यादा होता है, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल क्वोशंट उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत डेलिकेट होता है, susceptible होता है. Nobody pays much attention to the mental health of this adolescent girl. And here I would like to really encourage everyone to start some kind of practice जो हमारे एक्चुअली देखा जाए तो प्राचीन परंपरा रही है. योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब की ओर मुझे लगता है फिर से सबका झुकाव होना चाहिए. हमें शायद स्कूल में ये शुरू कर देना चाहिए. And this would go a long way in stabilizing the tumultuous time which is there during the adolescent. And not only will this stabilize the mental health, I think it will empower and equip that young, growing, budding
young lady into expressing her own self and her requirements. So I would really appeal to this organization, to all who are present over here, to focus a little bit more also on the mental health and the emotional health of the girl child, rather than just on the physical. Physical health is important, no doubts. But I think today lots of awareness and lots of programs are being conducted, and people are taking right measures towards the physical health. At this point, I would also like to talk about a strange thing which is emerging because of so much of exposure of social media and network. There are two ends of the society that we see. One is malnutrition. कुछ परिवार वाकई में इतने गरीब होते हैं कि वो पौष्टिक आहार नहीं सबको प्रोवाइड कर सकते हैं, हर एक फैमिली मेंबर बाय चॉइस बेटों को ज्यादा दिया जाता है. बट कॉन्ट्ररीली देयर इज अनदर सेट ऑफ पॉपुलेशन जिसमें अफोर्डेबिलिटी का कोई सवाल नहीं है, बट ये जो फॉल्स बॉडी इमेज है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे हमें अपना पिक्चर पोस्ट करना है, and then we see all photos in which all the girls and all the models are looking so perfectly thin and slim and lean. So this has led to a very strange kind of malnutrition, and I would not hesitate to call it a new emerging epidemic of the new society. So again, I would urge everyone to start bringing awareness about this body image and the challenges of nutrition which it is posing to these growing girls. And they compromise on the nutrition in order to stay in that shape. I think we are running late, so I would not like to extend my talk too much. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारा देश और हमारी बालिका सच में उस दिन सुरक्षित होगी जिस दिन हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह के नारों की जरूरत नहीं पड़ेगी. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब इसके बाद हम लोग मैम को अनम्यूट कर दिया है मैंने अंजना मैम को अनम्यूट कर दिया. हाँ. धन्यवाद डॉक्टर सुषमा रानी शर्मा जी, आपके विचारों के बहुत ही योगदान है. देखिए, ज्यादातर हम लोग ये समझते हैं कि स्वस्थ रहने का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य से है, लेकिन आपने बताया कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य बहुत जरूरी है. अब इस कार्यक्रम में जो हमारी अगली वक्ता हैं वो हैं नीलू मिश्रा जी. इनके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, और आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं. काशी में हम लोग इनको पूरन पड़ी भी कहते हैं. बहुत अच्छा दौड़ती हैं और बहुत नाम कमाया है इन्होंने. इनके बारे में सब लोग बहुत नहीं जानते होंगे, लेकिन इनका संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है. बहुत सारी बीमारियों से जूझते हुए वो इस मुकाम पर आई हैं, और अब तक उन्होंने 78 से ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, जिसमें 24 से ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं. और किसी एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें इन्होंने, बेंगलुरु में कॉन्टेस्ट था जिसमें इन्होंने ब्यूटी क्वीन का खिताब भी जीता है. ये भी बहुत अच्छी बात है. तो मैं नीलू जी से आग्रह करती हूँ कि आप अपने विचार इस वेबिनार में रखें, जिससे कि बालिकाओं में और उसके साथ हम सब में भी ऊर्जा का संचार हो. नीलू जी. सभी को नमस्कार, स्पेशली हमारे जो सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों. आज मीनाक्षी जी ने बोला कि बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग प्लान कर रहे हैं. मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन था. मैं जितना भी बोल रही हूँ आप लोग पूरा समझने की कोशिश करिएगा. आज बात हो रही है बालिका शिक्षा, बालिका के संरक्षण की बात, और बालिकाओं को एक नया आयाम देने के लिए, उनको नई सोच के साथ जीने के अधिकार देने की बात हो रही है. तो मैं भी एक बालिका थी, बालिका के रूप में मैंने भी जीवन जिया है. समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, और समय के साथ साथ बहुत सारे अधिकार मिलते हैं. कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यताएं या रूढ़वादियां या बहुत सारे ऐसे
टैबूज है कि जिनके कारण हम जो करना चाहते हैं वो कभी-कभी हमसे नहीं होता है। तो आज मीनाक्षी जी ने मुझसे कहा कि आप एक मोटिवेशनल बच्चों को बताइए कि अपने मानसिक स्तर को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए अपने जब विपरीत परिस्थितियों में हम होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए कि उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना है। तो अभी सर ने जैसे कहा कि मैंने पिछली बार बताया था कि मेरा जीवन कैसे था, तो शुरुआत में मैं बस्ती जिले से बिलॉन्ग करती हूँ, बहुत छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट था और एक ब्राह्मण परिवार में होने के नाते बहुत सारी चीज़ें शायद मेरे बस में नहीं थी। आज से 30-35 साल पहले की बात है जब मैं ट्रैक पे जाना चाहती थी, तो बिल्कुल परमिशन नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं मेरी लाइफ में 2 लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट था, एक गुरु का और एक जो हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स जब तक आपके साथ नहीं है या आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलते हैं, आप कितना भी कुछ करना चाहो तो शायद नहीं हो पाता है, जो आप करना चाहते हैं। और मैं उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स करियर शुरू किया, फिर शादी हुई, शादी के बाद स्पेशली पूर्वांचल में आज से 30 साल पहले ये था कि नहीं शादी और बच्चा शादी होने के बाद सिर्फ बच्चा देखना और फैमिली देखना या आप जॉब में हो तो गवर्नमेंट जॉब देखो या प्राइवेट जॉब जो भी कर रहे हो जॉब देखो, इसके अलावा और कोई आपकी लाइफ नहीं समझ में आती थी। मुझे एक दिन विचार आया कि क्यों ऐसी सोच क्यों है? लड़कियाँ सिर्फ शादी के लिए ही हैं। जब शादी होती है तो उनको बहुत ससुराल में जाती है तो बहुत अच्छी लड़की चाहिए, पढ़ी-लिखी कॉन्वेंट चाहिए या फुल टैलेंटेड चाहिए, लेकिन शादी होने के बाद सिर्फ़ उनको काम घर के काम से ही रिलेटेड रखा जाता है। वहाँ एक सोच अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होती है एज़ अ कैरियर। हम अपने पारिवारिक समस्याओं को या पारिवारिक परिस्थितियों को देखकर समझौता कर लेते हैं खुद के साथ, लेकिन जब हम खुद के साथ समझौता करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा शोषण होता है, मानसिक रूप से हम अपने साथ अन्याय करते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? एक सिचुएशन तो यहाँ आती है और स्पेशली आज यहाँ बात हो रही है बालिका यानी कि हमारी एडोलसेंट गर्ल्स जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं, 11 से 12 साल के बाद बहुत सारे उनके अंदर बदलाव आते हैं और बहुत सारी आकांक्षाएँ होती हैं, कई तरीके की फील्ड में वो जाना चाहती हैं। कुछ को मुकाम मिलता है, कुछ को नहीं। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आती हैं, शुरुआत घर से ही होती है कि हम करना चाहते हैं, बताते हैं घरवालों को लेकिन कभी-कभी सपोर्ट नहीं मिलता। इसके लिए तो यही मेरा है कहना कि अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपके टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता और सबसे बड़ी चीज़ होती है ईमानदारी। आप अपने काम के प्रति अगर ईमानदारी रखते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपकी फैमिली साथ देगी और जब फैमिली साथ देती है, तो समाज के लोग भी साथ जुड़ जाते हैं। तो लड़कियों को जब घर से निकलना होता है, मेरे पास तो बहुत सारी नक्सली इलाके की भी लड़कियाँ आती हैं, स्पेशली नौगढ़ से और मिर्ज़ापुर के भी ऐसे क्षेत्र से लड़कियाँ आती हैं, जहाँ पे उनके घर में सिर्फ़ घूँघट में रखा जाता है। शायद वो कभी स्पोर्ट्स में जाने की बात नहीं सोचती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सोच होती है, मैं करना चाहती हूँ और मेरे पास अपने पेरेंट्स को लेके आती हूँ। तो मैंने बस एक ही चीज़ उनसे हमेशा कहा है कि देखो बेटा तुम घर से निकली हो, तो ये सोच के निकलना अगर तुम अच्छा काम करती हो, अच्छा करियर बनाती हो, तो तुम्हारे गाँव की 100 लड़कियों के पैर से बंधन हटेंगे। अगर कुछ अच्छा काम नहीं की, कुछ ऐसा काम कर गई कि जिससे परिवार में या समाज में लोगों को समाज के लिए सही नहीं है, बच्चे करते हैं ऐसा अनजाने में ही हो जाता है, तो तुम्हारे एक इस बिहेवियर से 100 लड़कियों के पैर में बंधन बन जाएँगे। आज निश्चित ही मेरी इस बात को 99% लड़कियों ने फ़ॉलो किए और पिछले जब मैंने 2009 में दोबारा 14 साल बाद स्पोर्ट्स में आने का करियर चुना, उसके बाद कम से कम 500 लड़कियाँ मुझसे कॉन्टैक्ट की और ऐसे-ऐसे फील्ड से आई थी, जो कि गाँव से मैक्सिमम लड़कियाँ गाँव से बिलॉन्ग बिलॉन्ग करती थी। आज कुछ बच्चियाँ आर्मी में हैं, कुछ पुलिस में हैं, कुछ सीआईएसएफ में हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स टीचर बन के काम कर रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस उनका था कि उनको गाँव से निकाला और शहर की तरफ ले गया, क्योंकि संसाधन अभी भी गाँव में शायद हम लोग को उतने नहीं अच्छे हैं
और जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो अभी नहीं पहुँच पाई हैं। ट्रैक नहीं है, इक्विपमेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं। जो देसी खेल हैं स्पोर्ट्स की बात अगर हम करें, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, जहाँ पे किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग गाइड करते हैं। तो यहाँ सिर्फ़ मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि अच्छे विचार, सकारात्मक सोच आपको बहुत कॉन्फिडेंस लाएगी और अच्छा खान-पान और हमारे जीवन में जो स्थानीय चीज़ों की उपलब्धता है, हम लोग सब कोई बाहर का खाना खाता है, लेकिन मैं भी खाती हूँ। मेरा रूल है कि हफ्ते में 1 दिन बाहर का, बाकी हम लोग घर का ही जो हमारे घर में संसाधन है, वो सादा खाना जो होता है उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली अगर हम स्प्राउटेड चीज़ें खाते हैं, चना अंकुरित खाते हैं गुड़ के साथ, क्योंकि ये डबल पावर का काम करता है। एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन सोयाबीन बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग प्रोटीन का डिब्बा बाहर से लाते हैं, सोचते हैं उसमें बहुत एनर्जी है, लेकिन मैं कभी नहीं लेती। सोयाबीन को आप कच्चा सोयाबीन भिगो करके उसका शेक भी बना के पी सकते हैं। सूखा सोयाबीन का बीज है, उसको भून के पाउडर बना लीजिए और उसको अगर उसका शेक बना के पीते हैं, तो एक फुल वो जो प्रोटीन का डिब्बा बाहर में मिलता है, उससे बहुत बेहतर है। क्योंकि जब हम काम करते हैं या एक्टिविटी अपनी बॉडी की बढ़ाते हैं, तो टिश्यूज़ टूटते हैं, उसके रिपेयर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट डे वो एक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और आयरन, जैसे मैडम ने बताया कि आयरन कहाँ-कहाँ से हम ले सकते हैं। आयरन लेने के लिए बहुत ख़ास एक छोटी-सी बहुत बहुत छोटा-सा ट्रिक है कि जब भी आयरन लें तो साथ में विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आयरन हमेशा विटामिन सी के साथ ही एब्ज़ॉर्ब होता है। अगर आप सिर्फ़ पालक का सूप ले लिए और उसके साथ आपने कुछ विटामिन सी में, जैसे नींबू है, हम लोग क्या करते हैं पालक के सूप में टमाटर भी डाल देते हैं। कुछ नहीं है तो सब्ज़ी में नींबू डाल दीजिए, जितनी भी हरी सब्ज़ी जिसमें आयरन बेस्ड खाना है, तो नींबू विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है उसको पचाने में। आप अगर नहीं लेते हैं तो वो यूरिन से बाहर निकल जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं होगा खाने का। तो अच्छा खाना कैसे खाना है, गूगल पे सब कुछ है। कितना हम अपने घर में जो चीज़ें हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि महँगा खाना ही हमारे शरीर को लगे। सस्ते खाने भी हैं, साग-सब्जियाँ हैं, सलाद है। सस्ते से अच्छा अमरूद इतना सस्ता है, वो विटामिन सी से भरपूर है, रेफ़ेज़ उसमें है। पपीता गाँव में अच्छे से मिल जाता है। तो जो मिले वो खाओ। पेट भरा होना चाहिए, क्योंकि घर शरीर को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सोचोगे कि हम चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर लेकर के खा करके और हम अपने ईंधन को दौड़ाएँगे, तो कभी नहीं दौड़ाएँगे। उल्टा हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को देगा। तो ऐसे ही विचार भी होते हैं, अगर हम बहुत सारे नकारात्मक विचार रखेंगे, तो निश्चित ही हम जिस मंज़िल पे जाना चाहते हैं, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर अच्छे विचार हमारे दिमाग में आएँगे, तो अच्छा काम हमसे होगा और हमेशा कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने अपने लाइफ़ का सबसे बड़ा मंत्र यही रखा है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, थोड़ा शांत हो जाओ और सोचो कि कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक हमसे हुई है। अगर हम एक बार किसी प्रतियोगिता में जाते हैं, हार जाते हैं, तो ये हमको सोचना चाहिए उस हार के पीछे रीज़न क्या है। हो सकता है हम सामने वाला हमसे ज़्यादा तैयारी करके आया हो, मेरी तैयारी में कहीं कमी रही हो। अपनी कमियाँ ढूँढना ज़रूर चाहिए, क्योंकि लोग अपनी कमियाँ सुनना नहीं चाहते हैं, और जो कमियाँ ढूँढ लिया, तो निश्चित ही वो अपने चरित्र को, अपनी एक्टिविटी को, अपने कार्यों को बहुत बेहतर बनाएगा। और हर किसी के साथ ऐसा भी नहीं होता है कि एक अटेम्प्ट में सारी सफलताएँ मिल जाएँ। तो अपने लक्ष्य को छोटा-छोटा भी बना करके हम बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। तो हमें अपने जीवन को अनुशासित रखिए, डिटर्मिनेट रखिए कि हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे अंदर टैलेंट है, किसी भी फ़ील्ड में टैलेंट है। अपने माता-पिता को कॉन्फिडेंस में रखिए। और गुरु ऐसी चीज़ है कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता है। एक गुरु हमेशा आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो गुरु का भी, क्योंकि मैं जब भी ट्रैक पे दौड़ती हूँ, तो जो मेरे गुरु हैं, उनकी जो बताई हुई बातें हैं, बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया, एशिया में लिया और नेशनल और इंटरनेशनल मिला के कुल 79 मेडल्स हैं। जैसे मैम ने बताया
तो ये उस समय उस जब ट्रैक पे होते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि हम अपने ताकत से ही दौड़े, हमको उस समय गुरु की बातें आती हैं दिमाग में, जो कि हमको और बल देती हैं। तो अपने गुरु का भी सम्मान करना है और अपनी माँ को, अपने पिता को दोस्त समझिए, जहाँ भी गलत लगे, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो सबसे पहले नो कहना सीखें और अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को हर बात बताना सीखें, क्योंकि अगर आप कोई भी बात छुपाएँगे, तो शोषण होगा। फिर वो ज़िंदगी भर आपको लगेगा कि मैंने गलत किया, अगर मैं ये कर जाती तो मेरे साथ शायद अच्छा होता। तो मेरी इस बालिका दिवस के अवसर पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ और जो भी बच्चियाँ अगर स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, तो मुझसे सिगरेट स्टेडियम में मिल सकती हैं, मीनाक्षी जी के थ्रू भी मिल सकती हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, आपने आज जिस ऊर्जा से सभी को भर दिया और एक ऊर्जा का संचार किया अपने बच्चियों में, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा जो चाहिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन जब आता है ना तो इंसान बहुत बड़े-बड़े कार्य कर लेता है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है और हमारी बेटियों में वो हौसला सच में है। इसी कड़ी में अब मैं आगे आमंत्रित करूँगी एक, मैं अगर ये कहूँ कि सेनापति उनको कहूँ तो शायद ये गलत शब्द नहीं होगा। हमारे आर्य महिला इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर प्रतिभा यादव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। और एक बहुत ही शांत सेना नायक मैंने देखा, जिनके ऊपर कम से कम 3500 बच्चियों का कि उनके पीछे एक फ़ौज है, उनका दायित्व है उनके ऊपर, और वो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से उनका नेतृत्व करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं और निरंतर जब से मैं उनको देख रही हूँ लगातार एक नए-नए पन्ने सफलता के लिखती जा रही हैं। तो वो अपने कुछ अनुभव यहाँ पर साझा करेंगी कि उन्होंने कैसे बच्चियों को मोटिवेट किया कि आज उनके स्कूल की बच्चियाँ सबसे आगे हैं। बनारस के बहुत सारे इंटर कॉलेज है, लेकिन जितना ज़्यादा मैंने देखा उनके पास उपलब्धियों की लिस्ट बन चुकी है, चाहे वो ड्राइंग प्रतियोगिता हो, चाहे वो गायन प्रतियोगिता हो या खेल प्रतियोगिता हो। अभी उनको इसी अपने योगदान के लिए योगी जी से, हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान भी मिला था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर भी उनको उनके स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया गया। तो मैं आमंत्रित कर डॉक्टर प्रतिभा यादव जी, आप अवनीश भाई मैम को अनम्यूट कर देंगे। किस नाम से हैं मैम? डॉक्टर प्रतिभा यादव के नाम से हैं। अपना वीडियो ऑन करिए मैम, शायद आपने वीडियो बंद कर रखा होगा। हाँ, ये है मैम, है तो। किस नाम से? आप नाम बताइए ना। डॉक्टर प्रतिभा यादव, इसमें होगा। वीडियो बंद है क्या? एक बार कॉल करूँ क्या? हाँ, वीडियो ऑफ है। अनम्यूट करिएगा मैडम अपने आप को। जी, स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम, आ रही है मैम। आपकी आवाज नहीं मिल रही है मैम। अरे वीडियो ऑन करिएगा मैम, आपने वीडियो बंद कर लिया है। जी मैम बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज। जी आवाज आ रही है, बोलिए। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज मिल रही है मैम, बोलिए आप। सभी को मेरा नमस्कार। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे विद्यालय की शिक्षिकाएं और छात्राएं आप सबसे जुड़ी हैं। आरोग्य भारती एक ऐसा विषय है
कि जिस तरह से एक बालिका की शिक्षा जरूरी है, अपनी पढ़ाई जरूरी है, उसी तरह उसका स्वास्थ्य भी उसकी जरूरत है। और स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए हम सबको आगे आना होगा, शिक्षिकाओं को। तो बहुत सारी हमारी शिक्षिकाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं इस वेबिनार के माध्यम से। और डॉक्टर सुषमा रानी जी को, अंजलि देश पांडे जी को मैंने सुना, हमारी बालिकाओं ने सुना और हम लोग लाभान्वित हुए। नीलू जी ने तो ऊर्जा ही भर दिया कि बालिकाएं अगर खेल के क्षेत्र में आना चाहती हैं तो वो कैसे अपने को स्वस्थ और संरक्षित रखेंगी। इस विषय पे उन्होंने अपना विशेष जो छात्राओं को दिया है हौसला, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि बालिकाओं के लिए जिस तरह से स्वास्थ्य जरूरी है शिक्षा के साथ साथ, उसी तरह अगर वो स्वस्थ बालिका है तो उसका स्वावलंबन अपने आप आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। स्वस्थ बालिका होने के लिए अपने से पहले वक्ताओं ने बताया कि बालिकाओं के लिए सकारात्मक सोच, उचित आहार विहार, खान पान इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। अभी इस समय छात्राओं के लिए परीक्षा काल का समय आ गया है। बहुत सारे कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे 19 अक्टूबर से जो छात्राएं आना शुरू हुई हैं, तो हम लोगों ने बालिकाओं को स्वास्थ्य के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी भी करेंगी, क्योंकि आने वाले फरवरी माह में प्रयोगात्मक उनकी परीक्षाएं हैं। तो हम लोग समय समय पर उनको उनके स्वास्थ्य कैसे उनको ठीक रखा जाए, इस बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। अभी कल की ही बात है, हम एक कक्षा में गए और मैंने छात्राओं से पूछा कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है, तो उनको बताया गया कि भाई खान पान भी आपको अपना अच्छा नहीं होगा, रखना होगा। ये नहीं कि कुछ भी अपने पेट में भर लिया और पेट भर गया। अभी मैडम ने बताया भी, अंजलि देश पांडे जी ने, कि जो भी भूख लगी तो कुछ भी नहीं खाना है, पौष्टिक आहार खाना है, पानी को उचित मात्रा में 7 से 8 गिलास पीना है। तो इन सब बातों को हमने कक्षा में बताया। बालिकाएं समय समय पर इससे लाभान्वित भी होती रहती हैं। और समय समय पे मैं आरोग्य भारती के उन सभी सदस्यों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि समय समय पर आप लोग हमारे विद्यालय में एक बहुत अच्छा कैंप का आयोजन करते रहते हैं। अभी आयुर्वेद कॉलेज से रिलेटेड एक कैंप हुआ था, उसके पहले हमारे साथ उपमा पांडे जी जुड़ी हुई थी। उन्होंने बालिकाओं को कैसे हीमोग्लोबिन उनका सही रहेगा, इन सब बातों पे जो वेबिनार हमारे विद्यालय में होता रहता है, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सभी को आप लोग समय समय पर याद किया करते हैं कि हमारी बालिकाएं कैसे संरक्षित रहेंगी, कैसे स्वस्थ रहेंगी, कैसे पौष्टिक आहार लेंगी, कैसे अपनी पढ़ाई करेंगी। इन विषयों पे उनका जो ज्ञानार्जन होता है, वो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। अब बात आती है कि बालिका जब स्वस्थ होगी तो स्वावलंबी कैसे होगी। स्वावलंबी बनाने के लिए भी हम लोग समय समय पर बालिकाओं को, जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है, उस पे जैसे सिलाई कढ़ाई है, ई लर्निंग का कोर्स है, और भी जो अन्य इससे पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हैं कि उससे बालिका कैसे स्वावलंबी बनेगी, इन विषयों पर भी विशेष ध्यान हम लोग अपने विद्यालय में देते हैं। अभी हाल की बात है, कल की बात है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रशासन के निर्देश से हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इस तरह का एक 9 बजे के बाद संदेश सभी माध्यमिक विद्यालयों में दिया। और ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए बड़े साख की बात है कि प्रत्येक थाने पे और प्रत्येक अस्पताल में या किसी सरकारी कार्यालय में कोई छात्रा झंडा फहराएगी। ऐसा इसलिए नहीं कि उस छात्रा को बुला लिया और झंडा फहरा दिया, उसको परिचय दे दिया, उसको स्वावलंबन की दिशा की ओर जोड़ने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे हमारे विद्यालय की छात्रा ने आज थाना चेतगंज में झंडारोहण किया। हमारे विद्यालय में टॉपर स्टूडेंट है, वो हाई स्कूल की मेधावी छात्रा है, और उसको वहां पर कुष्मांड तिवारी को बुलाया गया। इसी तरह DIOS ऑफिस, जो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का कार्यालय है, वहां पर बालिका को बुलाकर झंडा फहराया गया और आज के दिन उसको जिला विद्यालय निरीक्षक की पदवी दी गई। तो ये सब स्वावलंबन की दिशा की ओर एक प्रयास है कि बालिका को हम कैसे
अगर एक दिन उसने ऐसा किया है, या हमारे विद्यालय की अन्य बालिकाएं जो इस वेबिनार में जुड़ी हैं वो भी जान रही हैं, कल अखबार के माध्यम से जानेंगी, तो उनमें स्वावलंबन बढ़ेगा ही। तो हम समझते हैं कि इस तरह के वेबिनार का आयोजन समय समय पे होना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो नई शिक्षा नीति है उसमें ऐसे ही परिवर्तन चाहिए। और इस तरह के परिवर्तन में वर्चुअल लैब की स्थापना की जा रही है। छात्राओं को कोडिंग सीखना है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के साथ अन्य विषयों को जुझारू तरीके से अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रख के ही सीखना है। तो ऐसे समय में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अभी जो वेबिनार है उसमें हमारी शिक्षिकाएं भी जुड़ी हैं, वो समय समय पर हम समझते हैं कि हमसे बेहतर छात्राओं के नजदीक रहती हैं और उनके स्वास्थ्य की चिंता करती हैं और समय समय पर उनको बताती रहती हैं। जैसे डॉक्टर गीतिका जी, छाया खरे, योगिता मैडम, अनामिका पांडे, ये लोग जुड़ी हैं और समय समय पे ये लोग सजग प्रहरी की तरह बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी अन्य जो समस्याएं हैं उनके स्वावलंबन के लिए हमेशा जुड़ी रहती हैं और ध्यान देती हैं। एक छात्रा मेरी नौशीन अहमदी भी इसमें जुड़ी हुई है। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो अभी सकारात्मक सोच की बात हो रही थी। इतनी ज्यादा वो बच्ची ऊर्जावान है कि बीमार रहती है, उसको आर्थराइटिस है, बचपन से ही परेशानी है, लेकिन हम लोग उसके मनोबल को बढ़ाए रहते हैं और छात्रा जो है वो सकारात्मक सोच वाली है, तो उसको समय समय पे वो पेंटिंग में बहुत अच्छी है। अभी उसने प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छे मॉडल को लगाया था और समय समय पे वो हर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें अपना योगदान विद्यालय में देती है और उससे सीख रही है और आगे आने वाले समय में वो बहुत अच्छा भी करेगी। तो उसके स्वास्थ्य को लेके हम लोगों को चिंता जरूर होती है, लेकिन हम लोग उसको आगे स्वस्थ रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो इसी तरह वेबिनार का आयोजन करते रहेंगे, उसका ध्यान देते रहेंगे। इसी तरह हीमोग्लोबिन या आयरन से संबंधित जो उनको विशेष जानकारी देना है, प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर किशोरियों को, हमारा विद्यालय एक नोडल केंद्र है कि बालिकाओं में पोषण कैसे दिया जाए और उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसे सही रहे, तो हमारे यहाँ आयरन गोली वितरण केंद्र भी बना हुआ है। तो शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है और स्वास्थ्य से जोड़ने का काम जो डॉक्टर मीनाक्षी जी समय समय पे सह सचिव जी करती हैं आरोग्य भारती की, तो हम आप सभी को, डॉक्टर इंद्रनील बसु जी को, सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे ही हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, हमारी बालिकाओं का, कि हम लोग कुछ अच्छा काशी में कार्य करें, समाज में कार्य करें, क्योंकि आज की बालिका अगर कल की जननी है तो उसका विकास जरूरी है। और जब उसका विकास होगा, जैसे भाई वार्ष्णेय जी ने बताया कि एक पुरुष अगर बीमार होगा तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन महिला बीमार होगी तो ज्यादा दिक्कत होगी। और उसके पोषण का कैसे, बालिका के पोषण का कैसे ध्यान रखा जाए, इसको भी ध्यान देना होगा। इसी के साथ समय ज्यादा हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय शिक्षा, जय स्वास्थ्य। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आज की बालिका कल की जननी, परिवार की धुरी। हम लोग जितनी भी बातें जानते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपका विद्यालय बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं आपको फिर से बधाई दूंगी और आपसे आग्रह भी है आज इस प्लेटफॉर्म से कि धन्यवाद। हम लोग नोडल केंद्र हैं चूंकि आप लोग, तो हम लोग इस विद्यालय को एक ऐसा मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि आगे चल के हम और कई सारे विद्यालय तक पहुंचे, उन किशोरियों तक पहुंचे। और हमारे आरोग्य भारती का जो उद्देश्य मात्र यही है कि हम सही जानकारी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता उनके अंदर इतने अच्छे ढंग से ले आए कि वो आने वाले कल में स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ समाज की जो संकल्पना है उसकी प्रतिपूर्ति कर सकें। इसके आगे फिर मैं अंजना जी को हैंड ओवर करूंगी। अब हम लोग समाप्ति की ओर हैं, बस 5 मिनट के लिए सभी लोग अपना थोड़ा सा धैर्य और डॉक्टर बनाए मीनाक्षी रखें। जी, मैं आप समझ मेरी रही हूँ आवाज़ कि सुन पा रही कार्यक्रम। हैं? जी 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 जी। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं, अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो हैंड रेज़ कर देंगे तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे। तमाम बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं, अगर कोई कुछ वो अपनी बात रखना बहुत ही चाहता है, सुंदर सुझाव है। क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चियों के लिए है, तो अगर कोई कुछ अपने विचार रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। कृपया अपना हैंड रेज़ कर दीजिएगा या अपना वीडियो ऑन करके आप ऐसे हाथ उठा देंगे तो भी हम आपको देख के आपको अनम्यूट कर देंगे। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और हाथ ऐसे कर दीजिएगा। हाँ, जो भी बच्चे बोलना चाहते हैं वो आमंत्रित हैं। मैं चाहूंगी कुछ बच्चे, और एक घोषणा और आज के लिए थी जो हम लोगों ने आरोग्य मित्र
छात्राओं का चयन किया था, आर्य महिला में भी और दुर्गाचरण में भी। उनके नाम हमारे पास थे, उनको आज हम लोगों ने सोचा था कि औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे, पर डॉक्टर साहब भी काफ़ी व्यस्त थीं, प्रतिभा जी, तो उसके लिए हम लोग फिर से ऑफ़लाइन जब स्कूल में कार्यक्रम होगा तो उनको फेलिसिटेट भी करेंगे, जिससे कि और बच्चियों को प्रेरणा मिले। कोई किशोरी अगर कोई छात्रा इसमें से एक बिटिया बात की करना चाहे तो नैना, आमंत्रित है। एक नैना बच्ची है। हाँ बिटिया, अपने आप को अनम्यूट कर लो प्लीज। नैना अनम्यूट यादव। करो। हाँ बोलो बच्चा। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों का सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। जैसा कि मेरे गुरुजनों ने बताया कि स्वास्थ्य क्या है, सबसे पहले स्वास्थ्यता की परिभाषा जान लेने से हम स्वस्थ तो नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य का मतलब समझना होगा और उन पर अमल करना होगा। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, तो जैसा हमारे मेरे गुरुजन ने बताया कि शारीरिक स्वस्थता के लिए विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब तो जरूरी है ही, परंतु शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थता भी बहुत जरूरी है। तो मानसिक स्वस्थता में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पॉजिटिविटी। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, आज हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ है, तो मेरी क्लास टीचर छाया मैम ने बताया जैसा मुझे कि स्वस्थता में मानसिक स्वस्थता बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है पॉजिटिविटी। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे आसपास भी सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो अगर हम मानसिकता अपनी बदलेंगे, नकारात्मक नहीं सोचेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा हमारी स्पोर्ट टीचर नीलू मैम ने हमें बताया कि हमें किसी भी खेल या किसी भी क्षेत्र में नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए, सकारात्मकता हर जगह रखनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो या कोई भी क्षेत्र हो। सकारात्मकता बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है आत्मनिर्भरता, स्वावलंबता। क्या किसी व्यक्ति को केवल आत्मनिर्भर कहने से ही वह मात्र आत्मनिर्भर बन जाएगा? ऐसा नहीं है। शाब्दिक अर्थों में आत्मनिर्भरता का तो मतलब सभी समझ लेंगे, पर उन पर कुछ अमल भी करना होगा। हमें स्वयं पर निर्भर होगा, दूसरों पर से हमें अपना आश्रय हटाना होगा। हम अगर प्रयास करें तो हम स्वयं पर निर्भर होकर बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। और हमारी मैम ने जैसा हमें बताया कि पॉजिटिविटी ये बहुत जरूरी है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम पीछे होते जा सकते हैं। तो सकारात्मक सोच रखने की बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य में मुझे लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्यता के साथ साथ मानसिक स्वस्थता भी जरूरी है। केवल स्वस्थता का परिभाषा समझ लेने या आत्मनिर्भरता की परिभाषा समझ लेने से कोई व्यक्ति स्वस्थ या आत्मनिर्भर नहीं बन जाएगा। हमें स्वस्थ भी रहना होगा, साथ साथ हमें सकारात्मक सोच भी रखनी होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नैना, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक शरीर भी कैसे स्वस्थ रहेगा, दोनों जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आज की जितनी भी बातें हुई उनमें से अपने अंदर उसको आत्मसात करेंगे, मनन करेंगे, और अगर हम उसका पालन करें तो हमारा भविष्य सच में बहुत उज्जवल होगा। और आज बेटियां देश का आधार जो हम लोग कह रहे हैं वो सार्थक भी हो जाएगा और ऐसे नारों की आवश्यकता आने वाले कल में नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अवनीश भाई को। मैडम मीनाक्षी मैम, मैंने अनम्यूट कर दिया। अंजना मैम को अनम्यूट कर दिया है मैंने कार्यक्रम में। हाँ, अंजना जी को माइक हैंडओवर करते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बेटियों को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी था। और जो ये वेबिनार आरोग्य भारती काशी प्रांत के तत्वाधान में हुआ, राष्ट्र निर्माण में स्वस्थ एवं स्वावलंबी बालिकाओं का योगदान। तो अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं एक बार फिर से आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर अवनीश पांडे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर राजकमल यादव सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। बहुत ही अधिक व्यस्तता थी, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में भी इस समय देख रहे होंगे। ट्रैक्टर आंदोलन, किसान ट्रैक्टर आंदोलन चल रहा है। तो वर्तमान में सर जिलाधिकारी बागपत के हैं और बागपत चूँकि दिल्ली से सटा हुआ है और सारे के सारे वहाँ पे आंदोलन उस क्षेत्र में चल रहा है, तो सर की व्यस्तता होने की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। मैं बताना चाहता हूँ कि सर इसके पहले आयुष विभाग उत्तर प्रदेश में सचिव के विशेष सचिव के पद पे थे और आयुष विभाग को बहुत आगे तक ले गए सर। अभी कुछ दिन पहले सर जिलाधिकारी बने हैं बागपत में और बच्चियों, किशोरियों के लिए वो विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही पेपर में देखा मैंने कि उन्होंने 1 दिन के लिए अप्सरा बच्ची एक है, उसे जिलाधिकारी बनाया और सारे के सारे विभाग को राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन बच्चियों को, जैसे हम लोगों ने एक मूवी देखी थी नायक, एक दिन का मुख्यमंत्री, उन्होंने बागपत जिले के सारे विभागों को बच्चियों को दिया और बच्चियों ने बखूबी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैंने अखबार में देखा तो मैंने कहा कि मैंने सर से ही प्रेरणा ली। जब एक्चुअली मैं ई पेपर पढ़ता हूँ सवेरे-सवेरे, तो जब मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा सर को लेते हुए कार्य करना चाहिए, एक वेबिनार करना चाहिए। मैंने मीनाक्षी मैडम से बात किया और एक प्रोग्राम बन गया और शायद सर हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि सर का जो भी विचार है वो हम लोग रिकॉर्ड फॉर्म में व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चियों तक ज़रूर पहुँचाएँगे और उसको सोशल मीडिया पे भी डालने का प्रयास करेंगे। ये सर का जो एक प्रयास चल रहा है बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए और उनके जो स्वावलंबन के लिए, जैसा एक टॉपिक भी है, इन सभी पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सर का भी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब का। आपने अपना आशीर्वाद हम सभी को दिया, आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है। आपको विशेष रूप से धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर सुषमा मैम, साथ ही साथ डॉक्टर प्रतिभा मैम और आपकी जो बच्चियाँ हमारे साथ जुड़ी हैं। अभी एक बिटिया ने, नैना ने बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्ची जो अचानक उसको बोल रहा हूँ कि हाँ बोलने के लिए, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के और बहुत ही अच्छा उसने अपना विचार रखा, साझा किया। और साथ ही साथ हमारे साथ नागपुर से जुड़ी मैडम, मैं उनका भी धन्यवाद, डॉक्टर दीपांजलि मैम का और तमाम ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर ज्वाला सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्रा सर, डॉक्टर अमित पांडे जी इलाहाबाद से, डॉक्टर विपुल नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा जिन्होंने आज प्रभावित किया अपनी बातों से, नीलू मैडम। आपने वाक़ई पिछली बार भी बहुत अच्छा मोटिवेशनल टॉक दिया बच्चियों को और आज भी आपने बहुत ही ज़्यादा प्रेरणाप्रद एक जो स्पीच दिया है और एक टॉक किया है बच्चियों से, ज़रूर ही उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपकी पूरे स्पीच का जो मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी, लास्ट में आपने कहा कि बच्चियों को अपने पेरेंट्स से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हर एक बात को शेयर करना चाहिए जिससे बाद में प्रायश्चित ना हो। उनको ये ना महसूस हो कि ये हम कहाँ आ गए, क्या गलती कर दी, ये हमको अपने पेरेंट्स से शेयर कर लेना चाहिए था। तो इस बात को मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात। और जैसा कि मैम ने बताया भी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, मीनाक्षी मैम के माध्यम से आप मैम से भी मिल सकती हैं सिगरा स्टेडियम में। और तमाम ऐसे लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आरोग्य भारती काशीपुरम के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर इंद्रनील बसु जी का, जिन्होंने सदैव हम लोगों को मोटिवेट किया ऐसे कार्यक्रमों के लिए। और एक बार मैं फिर से आप सभी को, जो भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर मीनाक्षी मैम और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर श्रीमती अंजना मैम, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया है। वाकई जैसे लग रहा था कि हम लोग रेडियो में जैसे कोई कार्यक्रम या टीवी पे देखते हैं, कुछ ऐसा मुझे अनुभूति हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं एक बार फिर से माइक संचालन के लिए आप ही को आमंत्रित करता हूँ। अंजना मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद अवनीश जी। और कार्यक्रम के अंत में हम शांति मंत्र करते हैं और उसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ विपुल जी को शांति मंत्र के लिए। विपुल जी। भाई साहब अपने आप को, अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अवनीश जी, हाँ हाँ मैंने कर दिया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब।
नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है भाई साहब शायद। भाई साहब वीडियो बंद करके आप बोलिएगा। वीडियो बंद कर लीजिए भाई साहब, का नेटवर्क नहीं प्रॉपर। हमारी पैडी सीधी। जी भाई साहब। अरे हाँ आवाज आ रही है, बोले। मीनाक्षी मैम आप ही शांति मंत्र कर दीजिए। मुद्रा में बैठिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है विपुल जी, बोले। बोलिए बोलिए। जी शांति मंत्र पहली लाइन साथ में दोहराएंगे, फिर साथ में रहेंगे। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सभी लोग। विपुल जी भी हमारे काशी प्रांत से हैं, कोषाध्यक्ष हैं और बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियों को शुभकामनाएं। खूब आत्मविश्वास के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भविष्य के लिए अपने प्रयासरत रहिए। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।